हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी ठीक से होगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं गुप्ता एंड गुप्ता के कंप्लीट सॉल्यूशंस। हम जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो शाम का सब्जेक्ट है। तो हम शुरू करते हैं शाम की डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये सेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है पूरे जो सब्जेक्ट के लिए और आइंदा भी जो आने वाले सब्जेक्ट्स होगी। तो चलो शुरू करते हैं। हम पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। जो हमारा मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी है वो हम किसका रेशियो है। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इससे कुछ सिंपलेस्ट तो हो ही नहीं सकता। ये सभी बच्चों को पता है कि मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी किसका रेशियो होता है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बजाय जब हम शियर स्ट्रेस लगती है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उस टाइम पे जो हमारा जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है वो मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। तो इट्स अ रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, तो जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी था वो तो इसमें नहीं आएगा। स्ट्रेस टू स्ट्रेन, दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या कहलाता है। वो सिंपल कोई स्ट्रेस है ही नहीं, जो मतलब कौन सा स्ट्रेस है कौन सा स्ट्रेन है हमें पता नहीं। तो हम मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी के बारे में बोला गया है। उसके बाद स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये तो आएगा नहीं। उसके बाद जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज टूवाइस इट्स मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजनस रेशियो ऑफ द मटेरियल इज। हमें क्या बोला गया है कि यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज टूवाइस, यानी कि जो हमारा ई है वो दुगना है इट्स मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी के। तो हमें जो पता है कि रिलेशन क्या होती है, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू के बराबर। तो यहाँ जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस के हिसाब से हमारा जो यंग्स मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी वो 2 टाइम्स दिया गया है, 2 टाइम्स ऑफ जी के बराबर। तो ये 2g के बराबर ही आएगा 1 प्लस म्यू, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन। जो हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन में, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन में जो हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, ये हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी खत्म होती है। तो ये जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, बोल रहा है कि ये किस पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं करता, टाइप ऑफ लोडिंग पे नहीं करता, टाइप ऑफ मटेरियल पे करता है, और ऑल ऑफ दैट तो आएगा नहीं। तो ये तीन तो आएगा नहीं। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा आपने ये 11th क्लास में, कि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये डिपेंड करता है खाली आप कौन सा मटेरियल है। आपके पास ब्रास है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, कौन सा मटेरियल आप ले रहे हो, प्लास्टिक ले रहे हो, कोई इलास्टिक ले रहे हो, कोई प्लास्टिक मटेरियल ले रहे हो, उसके उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये बाकी मटेरियल अगर सेम रखते हो और कोई भी चीज़ उसमें आप चेंज करते हो, चाहे एरिया करते हो चेंज, लोडिंग करते हो चेंज, पहले स्टैटिक थी फिर डायनामिक हो गई, तो उसकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि एक आइसोट्रोपिक होमोजेनियस एंड इलास्टिक मटेरियल के जो ओबे करता है हुक्स लॉ, उसके लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि उसके लिए आपके जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो दो होते हैं, ये आपको पता ही होगा। वो हमारे पास कोई भी दो हो सकते हैं, इसका 2g 1 प्लस म्यू। उनका उन दो की हेल्प से आप तीसरा निकाल सकती हो। तो ये एक फॉरेन होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल वे हैव टू इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो ये आपको पता ही होगा। उसके बाद है कि इन थिन सिलेंड्रिकल शेल, हमारे पास एक थिन सिलेंड्रिकल शेल है। हमें पूछा गया है कि रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस हमें पता ही होता है कि पी लॉन्गिट्यूडल जो होता है वो होता है बराबर सिग्मा जो लॉन्गिट्यूडल होता है वो पी डी अपॉन 40 के बराबर होता है। ऐसे हमारा जो सिग्मा हुप होता है वो होता है पी डी अपॉन 2t के। तो उसके हिसाब से क्या रेशो आएगा, रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस। तो हमारे पास 1/40 एंड 1/2t, दैट इज हाफ, दैट इज 0.5। 0.5 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद बोला गया है कि if all the dimensions of a prismatic bar are developed then the maximum stress produced in its under its own weight, under its own weight क्या होगा उसको। तो एक प्रिज्मेटिक बार दी गई हमारे पास, उस प्रिज्मेटिक बार को बोला गया है कि अंडर इट्स सेल्फ वेट अगर हम सारे डायमेंशंस को दुगना कर देते हैं तो हमारे जो स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें पता है अगर ये प्रिज्मेटिक बार है इसका कुछ वेट होगा, उस वेट की जो इसका सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट की वजह से बोला गया है। अगर इसका कुछ वेट है उस वेट की वजह से, मान लो उस टोटल वेट उसका W है जो लग रहा है नीचे की तरफ से ड्यू टू सेल्फ वेट, हम इसमें करेंगे कोई सेक्शन X पे हमारे पास कितना वेट होगा, कितना वेट होगा। तो उस पे जो वेट होगा वहाँ पे वो कितना होगा, यहाँ टोटल हम लोड जो उसका होगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो होगा इसका, जितने भी इसकी वेट डेंसिटी होगी इंटू इट्स वॉल्यूम, दैट इज गामा V, दैट इज इक्वल टू गामा इंटू एरिया इंटू L। अगर हम टोटल लेंथ के लिए लेंगे तो तब आएगा L।
लेकिन अगर हम खाली कोई सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन x लेगी तो उस टाइम पे आएगा गामा ए एक्स। तो अगर हम पूरे सेक्शन के लिए लेंगे दैट इज इट इज गामा ए एल, दैट इज द मैक्सिमम लोड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। उसके बाद हमें पता ही है कि जो स्ट्रेस होती है बराबर, होती है बराबर लोड, टोटल लोड अपॉन एरिया, आर स्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो इस केस में आएगा वो गामा ए एल अपॉन एरिया, दैट इज एरिया। तो हमें मिला यहाँ पर गामा एंड लेंथ। वो गामा तो यहाँ पर वेट डेंसिटी है, पर यूनिट वॉल्यूम में है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा अगर हम कितना भी कोई चेंज करेगी। तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिलती है कि जो स्ट्रेस है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बराबर की, डायरेक्टली लेंथ। तो अगर लेंथ अगर दुगनी होगी तो हमारा स्ट्रेस भी दुगना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो इंक्रीज होगा 2 टाइम्स। अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन का दिया होता तो उसको डिफरेंट तरीके से हम देख सकते थे। तो उसका जो फार्मूला होती है कि डब्ल्यू एल अपॉन 2 आई ए ई या गामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई, उसके हिसाब से उसको हम देख लेते हैं डिफ्लेक्शन है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो डिफ्लेक्शन का नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है कि द रिलेशनशिप बिटवीन यंग स्मॉल्स ऑफ, ये सबको पता ही है, E is equal to 3k 1 minus 2 is the relation is correct answer for this question also. The limiting values of Poisson's ratio are, हमारी जो लिमिटिंग वैल्यूज है Poisson's ratio की होती है, ये भी सबको पता ही होगा कि -1.5 के हमारे जो लिमिटिंग वैल्यूज होती है। और जो प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं, प्रैक्टिकल वैल्यूज में हम नेगेटिव वैल्यूज को नेगलेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि 0 to 0.5 हमारे पास जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। और थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है लिमिटिंग वैल्यू की, वो होती है -1.5। उसके बाद elongation of a conical bar and its own weight is equivalent to gamma L square upon 6e, and that is gamma L square upon 2e, which is a prismatic bar. It means that the elongation of conical bar is 1/3 of a prismatic bar of for safe length. ये भी आपको पता ही होगा। उसके बाद एक और आसान सा सवाल है कि अगर मटेरियल है उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है इन ऑल डायरेक्शंस, हर किसी डायरेक्शन में उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, उसको आप क्या बोलोगे? तो जिसकी हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी हो उसको हम क्या बोलते हैं? एसोट्रॉपिक। तो ये भी आपको पता ही है। उसके बाद two bars of different materials are of the same size, subject to same tensile force. If the bars have the unit elongation, the ratio of this, then the ratio of modulus of elasticity of the two materials is. तो उसके हिसाब से हमें बोलना है कि दो बार्स हमें दी गई हैं, उनका साइज सेम है, उन पे हम सेम फोर्स लगाते हैं। अगर हम उनकी जो elongations हैं वो किस रेशो में है? 4:7 की। तो हमें बोलना है रेशो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये सीधी सी बात है, कॉमन सेंस में है कि उनका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसका जो इलांगेशन वो कम होगी। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? अगर बात होगी यूनिट इलांगेशन 4:7, इसका मतलब है कि जिसका 4:7, जिसका 4 हुआ है इलांगेशन 4 टाइम्स किसी का, उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो ज़्यादा है, दैट इज द इनवर्स रेशो उसका होता है, दैट इज इसका आंसर जो है 7:4। हम कैसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो अगर प्रिज्मेटिक बार होती है हमारे ऊपर होता है, उसमें जो डिफ्लेक्शन आती है वो होती है PL/AE। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम टेंसाइल फोर्स था, सेम लेंथ थी, सेम एरिया था, सेम साइज, सब्जेक्ट टू सेम टेंसाइल फोर्स, सेम साइज की थी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपॉन E। उसके हिसाब से आप आराम से इसको कर सकते हो। उसके बाद है कि प्रिज्मेटिक बार है subject to tensile force in longitudinal direction. If Poisson's ratio of the material is mu and longitudinal strain is E, then the final volume of the bar becomes. तो बोला गया है कि प्रिज्मेटिक बार है हमारे पास, ये प्रिज्मेटिक है जिसके डायमेंशंस ऑल अलोंग सेम है सारे। तो सब्जेक्ट टू टेंसाइल फोर्स इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, हम इसमें एक टेंसाइल फोर्स लगाते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। सब जो ये हमारे पास उस टेंसाइल फोर्स की वजह से जो हमारे पास जो उस पर स्ट्रेस हो गई, टेंसाइल स्ट्रेस। इफ Poisson's ratio of material is mu, longitudinal strain भी गया है E, then the final volume of the bar, फाइनल वॉल्यूम तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम हम मानते हैं इसका जो है इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज VI, दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। एंड सेकेंडली if we are going to calculate the final volume will be equal to V final, that is equal to जो हम सिग्मा यहाँ पर जो x डायरेक्शन में हम इसको सिग्मा टेन से लगाएंगे उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इलांगेशन होगी यहाँ पे सिग्मा डायरेक्शन में। लेकिन उसी के हिसाब से यहाँ पर जो नेगेटिव में यानी कि ब्रेड्थ में और हाइट में क्या होगा कि वहाँ पे Poisson's इफेक्ट की वजह से वहाँ क्या डिक्रीमेंट होगी, यानी कि वहाँ की कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से वहाँ क्या होगा, लेंथ डिक्रीज होगी। जो ही यहाँ पर हमारी लेंथ इन द एक्स डायरेक्शन इंक्रीज होगी, हमारे जो बाकी डायरेक्शन है वहाँ की डायमेंशंस डिक्रीज होगी, हमें पता ही है। तो वॉल्यूम फाइनल क्या होगा?
वॉल्यूम फाइनल होगा कि लेंथ में हमारे पास इंक्रीमेंट आएगी। समझो हमारे पास जो लेंथ में इंक्रीमेंट आई है वो डेल्टा एल है। तो हमारे पास जो लेंथ होगी यहाँ पे, इससे यहाँ पर जो फाइनल लेंथ होगी किसमें, इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज 1 प्लस डेल्टा एल बाय एल। इन द सेम वे वी हैव in this brackets we have b plus 1 plus delta b upon b, that is 1 minus actually because यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रही है in this direction, and same is the case for height के केस में 1 minus delta h upon h। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो है v final is equal to length into breadth into height, और यहाँ पे जो 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल हमारे पास दिया गया है कि लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन ई है, और बाकी जो स्ट्रेन है वो आपको पता ही है, दैट इज 1 यहाँ पे आएगा म्यू टाइम्स ई, बिकॉज पॉइजनस इफेक्ट की वजह से म्यू वी जो हमारे उस डायरेक्शन में आएगा, और इन द सेम वी हैव 1 माइनस म्यू वी इन द सेम वे, वो दैट इज वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल इनटू दिस, दैट इज आप देख सकते हैं ऑप्शन में वी इनिशियल ये है और 1 माइनस म्यू स्क्वायर 1 प्लस में, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। को ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन लग रहा था, बहुत ही कंफ्यूजिंग, और बहुत ही हमारे पास जो क्या है कि बहुत ही ऐसा क्वेश्चन लग रहा था कि हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि एक हमारे पास जो पॉइसन स्पीड की वजह से क्या होता है कि अगर एक डायमेंशन इंक्रीमेंट होती है तो दूसरी डायमेंशन क्या होती है, उसका डिक्रीज होती है, यानी कि वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आते हैं। अगर हम किसी डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं तो बाकी डायमेंशन क्या होगी कि वो बढ़ जाएगी, यानी कि उनमें टेंसाइल हो जाएगा। कुछ केसेस में होता है कि जैसे हमारे पास कुछ टिश्यू होती है वगैरह, उनमें ये नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये हमारे पास होता है कि एक डायरेक्शन में क्या होता है कि टेंसाइल फोर्सेस की वजह से लेंथ लॉन्गेट होती है, तो बाकी डायरेक्शंस में डिक्रीमेंट होते हैं, तो उसकी वजह से इसका आंसर आ जाएगा सी, दैट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट आल्सो क्वेश्चन। उसके बाद है कि इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर, कॉपर बॉल विल बी अंडर। तो अगर हमारे पास कंपोजिट बार है, एक है हमारे पास ऐसा कुछ ना, हमारे पास ए में भी आया था इस टाइम। तो इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर, हमारे पास स्टील एंड कॉपर की एक रॉड है, मान लीजिए स्टील है और कॉपर है, बोला गया कि इनको हम हीट कर दें, देन द कॉपर विल बी अंडर। कॉपर क्या होगा, हमारे पास जो कॉपर होता है कि अल्फा ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्रॉस, उसके हिसाब से अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील। तो हमारे पास क्या है कि अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील, यानी कि यहाँ पर जो कॉपर ज़्यादा एक्सपैंड होगा, उसमें ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, उसकी वजह से वो ज़्यादा इलांगेट होगा, यानी कि ये यहाँ पे ज़्यादा इलांगेट होगा, और यहाँ पे जो स्टील हो वो कम इलांगेट ये इलांगेट होगा। तो अगर हम करेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, मानते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास ये इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ तक हम उसको देखना चाहेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जो कॉपर में है, कॉपर यहाँ पर क्या होगा, इसमें सिग्मा कंप्रेसिव जनरेट होगी, और यहाँ पे स्टील में सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी। तो इसने बोला था कि कॉपर विल बी अंडर, कॉपर किस में होगा, तो कॉपर किस में होगा, कॉपर कंप्रेशन में होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन सिग्मा स्टील इसको कंप्रेस इलांगेट होने नहीं देगा, एक हद से ज़्यादा इलांगेट नहीं होने देगा, तो उसको यहाँ पर स्ट्रेस हो गए जनरेट, जो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गए, वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसमें हम अनइक्वल प्रिंसिपल स्ट्रेस लगाते हैं P1 एंड P2, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस उसमें कितना होगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमारे पास पता ही है कि हमारे पास जो टॉप मैक्स होता है वो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो यहाँ पर अपोजिट है, यानी कि माइनस का भी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिग्मा एक्स जो है, जो सिग्मा एक्स हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 इज टॉप मैक्स। ये भी आसानी क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको दूसरी तरीके से मोरल की वजह से कोई देख रहा है कि मैं इसको मोरल से कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बोला कि अनलाइक, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सिग्मा 1 है और यहाँ पर हाँ ये हमारा सिग्मा 2 है, क्योंकि हमारा जो सिग्मा 1 दिया गया है, P1 दिया गया है वो ज़्यादा दिया गया है, तो इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा लेनी है आपको, उसकी वैल्यू थोड़ी कम लेनी है। फिर बोला गया है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है किसके, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो रेडियस के बराबर होता है, दैट इज रेडियस। तो उसका जो यहाँ पर यहाँ पर सेंटर हो जाएगा वो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 हियर आल्सो, वो इसकी वजह से भी आप कर सकते हो आराम से। दूसरी वजह से बोल कि इफ अ पॉइंट इन स्ट्रेन मटेरियल, कोई स्ट्रेन मटेरियल इज सब्जेक्ट टू इक्वल नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, देन द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज, कितना होगा हमारे पास एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, अगर क्या है कि एक मटेरियल है स्ट्रेनर इज सब्जेक्ट टू इक्वल नॉर्मल, उतना ही नॉर्मल लगा है और उतना ही टेंजेंशियल स्ट्रेसेस है, मतलब क्या है कि मतलब ये है कि हमारे पास दोनों बराबर है, नहीं कि
ये भी नॉर्मल उतना ही है और टेंजेंशियल भी उतना ही है, यानी कि दोनों ही बराबर ही है। यानी कि एक जैसे कि हमारे पास में प्योर शेयर की कंडीशन होती है वैसा ही है। तो उसके टाइम पे क्या होगा कि एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कितना होगा, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लेन यहाँ पर इसी से पास होगा। हमारे पास जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होगा उस टाइम पे वो बिल्कुल कितना होगा, देन द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास इन पॉइंट स्ट्रीम इक्वल नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, इक्वल नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, देन द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज इक्वल टू अल्फा 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पर जो फाई है हमारे पास, जो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता था फाई, वो यहाँ पर ऑलरेडी जीरो गया है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑरिजिन ही इसका, यानी कि इसका सिग्मा एवरेज ही होगा। यहाँ पे सिग्मा एवरेज होता, दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 0,0 है। तो उसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा कि जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होता वो 45 डिग्री ही होता है यहाँ पर, और ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बिल्कुल आसान से कुछ। यहाँ से इसे इसके भी आसानी के साथ कर सकते हो ऐसे कि हमारे पास जो सिंपली क्या होता है कि वो tan अल्फा जो होता है या tan थीटा जो होता है या tan फाई जो भी हो, अगर हमारा ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी वो सिंपली होता है टाउ और सिग्मा के रेशो। ये टाउ परपेंडिकुलर बेस होता है हमारे पास। तो दोनों यहाँ पे इसलिए दोनों इक्वल दिया है ये भी, यानी कि इसका जो रेशो 1 आएगा तो फाई इसके हिसाब से भी यहाँ पर 5/4। तो सिंपलेस्ट को ऐसे ही आपको करना है। कभी एक बार सही हम जो पॉइंट रिटेन नहीं होता या रिटेक नहीं होता उस टाइम पे थोड़ा ये हो जाता है। उसके बाद बोला गया है कि इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन द स्ट्रेन बॉडी आर P1 एंड P2, रिजल्ट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन कैरिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, रिजल्ट स्ट्रेस कितना होगा, रिजल्ट स्ट्रेस इन ए प्लेन कैरिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, उस प्लेन में जिसमें जिसमें रिजल्ट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन कैरिंग जिसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, को उस प्लेन में जहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है उसमें ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 यानी कि सिग्मा एवरेज के बराबर होते हैं या कोऑर्डिनेट ऑफ द मोरोसिक्ल के बराबर होते हैं। और जो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस होते हैं टॉ मैक्स वो होते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, वो आपको पता ही है। तो रिजल्ट पूछा गया है कि व्हेन द मैक्सिमम स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, तो हमें बोला गया है कि रिजल्ट स्ट्रेस उस प्लेन पे क्या होगा जहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है। तो मैक्सिमम शेयर सिग्मा रिजल्ट होगा इनका सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ मैक्सिमम स्क्वायर। तो जब इनका आप करोगे तो ये आएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे मैं सिग्मा 1 ले रहा हूँ, इसने P1 लिया है, बाकी कोई ज़्यादा ये नहीं है। उसके बाद पूछा गया है कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी इज इंक्लाइंड टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ये इसी पे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी इज इंक्लाइंड टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। हमारे पास एक बॉडी अगर है, अगर ये हमारे पास यहाँ पे सिग्मा 1 लग रहा है, ये सिग्मा 2 है और सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, ये तो ये हमारा ये प्लेन जो है ये मैक्सिमम प्लेन बन गया है। समझो कोई यहाँ पर से कोई प्लेन है जो कोई एंगल पर आए थीटा, तो यहाँ पर जो हमारे पास होता है कि मोर सर्कल में वो एंगल जो थीटा बनता है यहाँ पे बॉडी में, वो मोर सर्कल में 2 थीटा बनता है। तो सपोज करो कि हमारे पास कोई कंडीशन दी गई है कि ये हमारे पास मोर सर्कल है। तो ये जो होता है हमारे पास जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट जो यहाँ पे टच करती है मोर सर्कल को, जो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये टाउ मैक्स होता है किसी एंगल पे, वो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी उसी एंगल को बोलते हैं हम कि किस एंगल पे वो मैक्सिमम है। तो अगर यहाँ पे ये थीटा एंगल बनाता है तो यहाँ पे जो कितना होता है कि अगर वो बॉडी में थीटा बनाता है तो यहाँ पे कितना बनाता है, वो एंगल बनाता है विद हॉरिजॉन्टल 2 थीटा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है कि फाई एंगल हमारे पास ये है। तो यहाँ पर ये जो ऑलरेडी आपको पता ही होगा जो कॉर्ड है, जो टेंजेंट होती है सर्कल को, वो किसी भी पॉइंट पे अगर टच करेगी तो 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा रेडियस के साथ ये 90 डिग्री होगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप सिंपल प्रॉपर्टी लगाओगे कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है सर्कल में इन दिस ट्रायंगल OAB, दैट इज 90 प्लस दिस फाई, इट्स इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पे आपको सिंपली मिलेगा कि थीटा या अल्फा जिसको आप बोलते हो, जिसका आप एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी बोलते हो, वो होगा यहाँ पर से that is 90/2, that is pi/4 plus 5/2
दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपली क्या है कि कोई भी हमारे पास जो मोर सर्कल बनता है, कोई भी, चाहे इस साइड बनता हो, इस साइड बनता हो, जो मोर सर्कल जो बनता है, ये हमारे पास जैसे हम सॉइल में भी करते हैं इसको, ये जो एंगल होता है हमारे पास ये होता है फाई, और ये जो रेडिस के साथ बनाती है एंगल, यानी कि ये जो 2 थीटा होता है, 2 थीटा यहाँ से जो हमारे बॉडी में एक्चुअल थीटा बनता है, यहाँ पे 2 थीटा बनता है, ये 2 थीटा यहाँ पे जो 90 बनता है ये एंगल, ये आपको प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से भी क्लियर हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे कॉर्ड की प्रॉपर्टी से भी हो जाएगी। हम सर्कल पे कॉर्ड डालते हैं तो वो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। तो फिर आप सिंपली आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है तो आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि एक strained body is subject to tensile stress of 100 MPa on one plane and tensile stress 50 on another plane and riding. If these planes are carrying shear stress B के पास, तो carrying shear stress of 50 MPa, then the principal stresses are inclined to the larger arm stress. एक strained body है, उसपे जो हमारे पास tensile stress लग रहे हैं 100 MPa, और हमारे पास 50 MPa एक और अनदर प्लेन में लग रहे हैं। If these planes are carrying shear stress, लेकिन इन प्लेन्स में क्या है कि shear stress भी है, कितना है 50 MPa, यानी कि ये प्रिंसिपल प्लेन्स नहीं है। Then the principal stresses are inclined, उसके टाइम पे प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, इंक्लिनेशन क्या होगी, वे लार्ज नॉर्मल स्ट्रेस की, यानी कि हमारे पास ये अगर हमारे पास एक सिग्मा 1 है 100 और हमारे पास ये अगर सिग्मा 2 है 50 जो दिया गया है, तो चूंकि ये दोनों प्लेन मैक्सिमम shear stress प्लेन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ कि ये दिखाने के लिए कि मैक्सिमम shear stress प्लेन नहीं है। तो उस टाइम पे भी क्या होगा कि इनका जो रेडियस आएगा वो कहीं बीच में आएगा, इन दोनों का मैं अगर बोलूँ यहाँ से यहाँ पे कहीं आएगा, तो यानी कि यहाँ पे जो इतना पोर्शन है दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो इस प्लेन में कोई shear stress दी गई है आपको, इसने बोला है कि इनक्लाइन टू द लार्जर नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि ये एंगल जो यहाँ पर 2 थीटा एंगल बनेगा, 2 थीटा पी बनेगा यहाँ पर, वो कितना एंगल होगा। इसने इस वाली स्ट्रेस यानी कि छोटी वाले स्ट्रेस का एंगल नहीं पूछा है, बड़े वाले से पूछा है, तो ये सिंपली कितना होगा। तो अगर हम करेंगे tan ऑफ ट्वाइस थीटा पी दैट इज इक्वल टू टाउ दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस दैट इज टाउ एक्स वाई डिवाइड अपॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे मिलेगा आपको कि उसके हिसाब से कितना दिया था इसने, दैट इज 2 टाइम्स 2 सिग्मा एक्स वाई दैट इज 50, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 दैट इज आल्सो 50। तो ये 50-50 कैंसिल, दैट इज tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा p इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि ट्वाइस थीटा p हो गया tan इनवर्स ऑफ 2। इसका मतलब है कि थीटा p जो बनाएगा प्लेन वो है 1/2 दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है कि अगर एक प्रिज्मेटिक बार है विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज सब्जेक्ट टू टेंसिल लोड देन मैक्सिमम स्ट्रेस एंड इंक्लिनेशन विद द डायरेक्शन ऑफ लोड, तो ये भी आपको आराम से पता ही है कि टेंसिल लोड पी एंड मैक्सिमम देन द मैक्सिमम shear stress कितना होगा, वो हाफ ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस होगा एंड इट इज इंक्लिनेशन, और उसकी इंक्लिनेशन कितनी होगी विद द डायरेक्शन ऑफ लोड रेस्पेक्टिवली। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है, p/2a एंड 45, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि और सर्कल में हमारे पास ये सिग्मा और टाउ के जो प्लेन होती हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना बनाते हैं, वो एक्चुअल में बनाते हैं वो 45 डिग्री। तो इसने बोला है मैक्सिमम shear stress एंड इंक्लिनेशन, मैक्सिमम shear stress कितना होता है, वो टाउ मैक्सिमम जो होता है वो टाउ मैक्सिमम होता है जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसके हाफ की। या आप आराम से मोर सर्कल से आप कर सकते हो कि अगर हमारे पास एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, हमारे पास सिग्मा 1 है और ये 0 है, तो ये कितना होगा, ये भी सिग्मा 1/2 होगा, ये भी सिग्मा 1/2 का होगा, और ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर, दैट इज टाउ के बराबर। तो कितना होगा मैक्सिमम shear stress कितना होगा, सिग्मा 1/2 दैट इज हाफ, दैट इज p1 upon a into 2a because p1 is the load and a is the area, that p1 by a is the stress, shear stress p1/2a किस एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। तो 32 का बी इज द करेक्ट आंसर एंड द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस, किसी भी नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी दो स्ट्रेस का
वो कांस्टेंट होता है, दैट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y। किसी भी जगह पे आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी यहाँ पे मोर सर्कल पे। उसके बाद पूछा गया कि रेडियस ऑफ मोर सर्कल्स फॉर टू इक्वल अनलाइक इंस्टेंसेस ऑफ मैग्नीट्यूड p, रेडियस कितना होगा, इक्वल एंड अनलाइक, यानी कि यहाँ पर इक्वल पूछा गया है, यानी कि ऐसी कंडीशन दी गई है कि यहाँ पे अगर p लग रहा है तो यहाँ पे भी p लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे p है, यहाँ पे माइनस p है, तो यहाँ मेरा रेडियस बन गया, सेंटर बन गया, यहाँ हमारा रेडियस बन गया। तो हमें बोला गया है कि रेडियस, तो रेडियस p के बराबर ही होगा, दैट्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद बोला है शेयर स्ट्रेस ऑन ए प्रिंसिपल प्लेन इज, प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर स्ट्रेस 0 होती है, ये आपको सभी को पता है। द स्टेट ऑफ प्योर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड, बोला गया कि स्टेट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय, ये शायद इस टाइम हमारे जेई में भी आया था ये क्वेश्चन, स्टेट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय। आप प्योर शेयर स्ट्रेस की कंडीशन कैसे कर सकते हो, टेंशन इन वन डायरेक्शन इन इक्वल कंप्रेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पे अगर p है तो माइनस p अब उस डायरेक्शन में है यहाँ से, तो यहाँ पे आपका ये वाली कंडीशन क्या, प्योर शेयर स्ट्रेस क्या लाएगी। दूसरी कंडीशन इक्वल टेंशन इन टू डायरेक्शंस एट राइट एंगल्स, इक्वल टेंशन वो तो आप देख सकते हो, वो तो एक मोर सर्कल एक पॉइंट बनेगा, वो तो बनेगा ही नहीं। इक्वल कंप्रेशन ये एक हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, उस इन टू डायरेक्शंस एट राइट एंगल्स, अच्छा राइट एंगल्स बोला गया है कि इक्वल, लेकिन इक्वल कंप्रेशन है, नन ऑफ दैट। तो ए इज द करेक्ट। आप देख सकते हो कि जब हम किसी भी, अगर हम यहाँ पे कोई स्ट्रेस है सिग्मा और यहाँ पे माइनस सिग्मा इक्वल एंड अपोज्ड, दैट इज द स्टेट ऑफ प्योर शेयर, उसको हम बोलेंगे प्योर शेयर कंडीशन। उस पर खाली क्या होगा कि उस कंडीशन में हमारे पास खाली प्योर शेयर ही होगा, या तो खाली प्योर शेयर लगेगा उस टाइम पे प्योर शेयर कंडीशन होती है, और दूसरा होगा कि टेंशन एंड कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और वो बहुत इक्वल हो, तो इस कंडीशन में भी क्या होती है कि स्टेट ऑफ प्योर शेयर होती है। तो इन दो कंडीशन में स्टेट ऑफ प्योर शेयर होती है। उसके बाद पूछा गया कि प्रिज्मेटिक बार इज कैरिंग ओनली एन एक्सियल फोर्स, द टू प्लेन्स ऑन विच नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस आर इक्वल। ऐसे दो प्लेन्स आपको बोलने हैं जहाँ पे नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, इंक्लाइंड टू एक्सियल फोर्स। द टू प्लेन्स ऑन विच नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस आर इक्वल एंड आर इंक्लाइंड टू एक्सियल फोर्स एट एंगल्स, वो किस एंगल पे होते हैं। तो ये आप सबको पता है कि अगर खाली एक्सियल फोर्स है खाली एक ही डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में, तो सपोज करो कि एक डायरेक्शन में है तो उस टाइम पे भी ये कंडीशन फॉलो होगी, अगर नहीं है तब भी होगी। तो a prismatic bar is carrying only an axial force, the two planes on which normal and shearing stresses, जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि ये भी आ रही है, नॉर्मल भी आ रही है, ये भी आ रही है, शेयर स्ट्रेस भी आ रही है, जैसे हमने अभी देखा कॉन्स्टेंट, तो ये सारा ऐसे मोर सर्कल बनेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो किस एक्सियल फोर्स, वो एक्सियल फोर्स टू द एक्सियल फोर्स वो किस एंगल पे होगी, तो वो एक्चुअल में कितना बनाते होगी π/4, यानी कि 45 यहाँ पे मोर सर्कल में 90 बना रहे, तो एक्चुअल में π/4, तो π/4 एंड 3π/4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज π/4 प्लस पाई और π/4 माइनस पाई क्योंकि इसी पाई पे ये वाला पाई हम अगर हम करेंगे इक्वल, तो उस टाइम पे भी वही वाली कंडीशन होगी, तो दैट इज इक्वल टू 3π/4 हियर इन दिस केस। अकॉर्डिंग टू रैनकिन्स हाइपोथेसिस द क्राइटेरिया ऑफ failure of brittle is maximum principal stress theory, exactly maximum shear stress theory, GT theory no, maximum strain theory no, maximum shear strain no, तो maximum principal stress theory इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद maximum bending in a beam occurs where, मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पे होगी, शेयर फोर्स चेंज साइन, शेयर फोर्स इज मिनिमम, शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन इज 0, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं, डिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 है, शेयर फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा, शेयर फोर्स यहाँ पे मिनिमम होगा, शेयर फोर्स चेंज साइन, जैसे कि हमारे पास कोई जैसे हमारे पास पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पे सिंपली सपोर्ट बीम में, तो शेयर फोर्स कहाँ पे चेंज करती है साइन, यहाँ पे चेंज करती है साइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि WL/4 हमारे पास होता है, WL/4 हमारे पास होता है, तो मोस्ट जो इसका जो अप्रोप्रिएट है दैट इज शेयर फोर्स, जहाँ पे चेंज करता है साइन, शेयर फोर्स मैक्सिमम मिनिमम ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, तो शेयर फोर्स चेंज साइन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है कि एक सिंपली सपोर्ट बीम है जिसकी लेंथ L है, कैरिज ओवर इज फुल स्पैन लोड वेरिंग लीनियरली फ्रॉम 0 एट ईदर एंड टू W मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक सिंपली सपोर्ट बीम है, इसके ऊपर हमारे पास लोडिंग ऐसी दी गई है, फिर बोला गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आर्कस एट, किस पॉइंट पे मैक्सिमम, तो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे होगी, वो मिड स्पान पे होगी, कि हमारे पास इस टाइम इस कंडीशन के हमारे पास अब होता है कि ये जो टोटल लोडिंग है दैट इज इक्वल टू
यहाँ पे बोला गया है कि W/L पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे लोडिंग वेरी कर रही है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो टोटल लोडिंग है वो इसके एरिया के बराबर होगी, दैट इज हाफ ऑफ W इंटू एल। एंड जो शेयर फोर्स होगा दोनों साइड से इक्वल होगा क्योंकि सिमेट्रिक बीम है, तो यहाँ पे WL/4 एंड WL/4 वो आपको पता ही होगा। और उसके हिसाब से यहाँ पे जो इसकी जो शेयर फोर्स डायग्राम होती है वो ऐसे बनती है, अब ये भी आपको पता ही होगा। यहाँ पे WL/4 यहाँ पे जो है, यहाँ पे टेंजेंट क्या है, टेंजेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जीरो है क्योंकि स्प्लिट सपोर्टेड है। इसी के हिसाब से जो हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो कितनी होगी, तो हमारे पास पता ही है कि हमारे पास हमें पता ही है कि हमारे पास कितना है कि ये WL/4 है। तो हमारे पास इस सेक्शन पे यानी कि सेंटर पे दैट्स L/2 पे हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी। तो जो लोडिंग थी, जो लोडिंग ऐसे वेरी कर रही थी, तो हम यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट करेंगे कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू WL/4 इंटू L/2 माइनस कितना होगा, माइनस होगा हाफ ऑफ WL/हाफ बिकॉज पूरी लोडिंग WL/2 के बराबर है, तो हाफ लोडिंग होगी WL/4 के बराबर। तो जो WL/4 लोडिंग है, सारा जो लोडिंग इस डायग्राम का जो एरिया है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ से एक्स एक्स प्लेन से किस डिस्टेंस पे लग रहा है, ये L/3 दैट इज L/3 ऑफ L/2 L/3 ऑफ L/2 दैट इज L/6 दैट इज L/6 दैट इज इक्वल टू WL/4। यहाँ पे हम करेंगे कॉमन, यहाँ 8 भी कर सकते हैं वैसे, तो WL/4 कॉमन करते हैं, WL/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/6 that is equal to 6 minus 2 that is 4 upon that is equal to 6 minus 1 that is equal to 4 upon 12 that is equal to WL square upon 4। ये 4 cancel तो WL square by 12 that is mid span and is equal to WL square 12 is correct answer। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सेशन था जिसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो